तो उसको हम कहेंगे फेडरलिज्म यानी संघवाद। जैसे कि भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में 3 प्रकार की सरकारें हैं, मुख्यतः 2 ही है लेकिन तीसरा भी है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। सबसे पहला सरकार का लेवल क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय शासन। दूसरा क्या है, राज्य शासन या फिर हर स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। तीसरा भी भाग है जो ग्रामीण संस्थाओं को लेकर है, जो है पंचायती राज। तो भारत में एक से ज़्यादा यानी कि 3 लेवल ऑफ डिपार्टमेंट है, 3 लेवल की संरचनाएं हैं, इसलिए भारत एक संघवाद है, फेडरल कंट्री है। और फेडरल कंट्री की ज़रूरत क्यों है, फेडरलिज्म के क्या फ़ायदे होते हैं, अभी के लिए एक बुनियादी फ़ायदा समझ लेते हैं। देखिए, केंद्र शासन एक ऐसे मुद्दों पर काम करता है जो हर देश के हर नागरिक के लिए है। राज्य शासन जो कि उस टेरिटरी में रहने वाले, जैसे कि महाराष्ट्र राज्य है, एमपी है, यूपी है, इस देश उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं, उस हिसाब से राज्य सरकारें काम करती है। तो अगर 2-3 लेवल के गवर्नमेंट हो तो लोगों की क्या मांग है, लोग क्या चाहते हैं, इस हिसाब से कानून बना सके, इस हिसाब से डेवलपमेंट कर सके, जो कि केंद्र शासन हर राज्य को जान नहीं सकता, और अगर जानने की कोशिश भी करेगा तो उसके लिए बहुत जटिल वो समस्याएं हो जाएंगी। तो केंद्र शासन मुख्यतः आर्मी को लेकर, इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर, करेंसी को लेकर, ऐसे मुद्दे जो देश के हर राज्य के लिए बेनिफिशियल, इसके लिए वो काम करता है वहाँ पे। और राज्य शासन मुख्यतः केंद्र शासन के अधीन न आने वाले ऐसे समस्याएं जो राज्य की होती है और लोगों की होती है, फिर वो भाषा के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र में हुआ ना, भाषा के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे विषय जो केंद्र शासन में नहीं आते, राज्य शासन में आते, वहाँ पे राज्य शासन काम करता है। और पंचायती राज जो बहुत ही रूरल ग्रामीण भाग में काम करता है, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। हम क्या समझते हैं कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, ग्रामीण से लेकर राज्य और केंद्र, हर जगह पे उस स्टेट का या फिर उस जगह की क्या क्या समस्याएं हैं उसको राज्य शासन काम करेगा, उस पर राज्य शासन क्या करेगा, लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ है, उसको सॉल्व करने की प्रयास करेगा, क्योंकि हर राज्य को पता होता है कि अपने लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो और सेंट्रलाइजेशन, पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो, केंद्र के पास पूरी शक्ति न रहे, इसलिए ये संघवाद ज़रूरी भी है। फिर उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली। इसमें अगर किसी देश में संसदीय शासन प्रणाली न हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम न हो, तो उसे देश में क्या होता है, तो प्रेसिडेंशियल रूल होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, जो कि अमेरिका में है। भारत एक ऐसा देश है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर डिपेंड करता है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आपको सीधा एक चैप्टर ही है आने वाले कुछ लेक्चर सीरीज़ में, जिसको हम कवर करेंगे, तो तब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन उसके पीछे समझ ये है, उसके पीछे क्या कार्यप्रणाली काम करती है, कि दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग पूरे भारत का भविष्य तय न कर सके और उनके पास सेंट्रलाइज पावर न हो, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन होगा। हर राज्य से लोग चुने जाएंगे जो लोकसभा में जाएंगे, और लोकसभा में जाकर हमारे भविष्य को लेकर हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और भविष्य को लेकर ऐसी चर्चाएं करेंगे, ऐसे नियम बनाएंगे जो हमारे लिए बेहतरीन हो सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली में हमने क्या देखा, 2 प्रकार की पद्धतियाँ होती है, एक प्रेसिडेंशियल रूल होता है, एक संसदीय शासन प्रणाली होती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसके अधीन राज्यसभा, लोकसभा और अन्य वर्ग काम करते हैं। ठीक है, तीसरा जो हो गया सेपरेशन ऑफ द पावर। इसमें मुख्यतः 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहे तो विधिपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधिपालिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका वो कानूनों को अप्लाई करने की कोशिश करती है, और न्यायपालिका जो चेक एंड बैलेंसेस के माध्यम से इन दोनों क्षेत्रों पे, लेजिस्लेटिव पे भी और कार्यपालिका भी अपना काम कर रही है या नहीं, क्रॉस एंड चेक के बैलेंसिंग के माध्यम से एनालाइज करती है। और ऐसी कोई समस्याएं होती है जहाँ पे, जैसे कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारी वायलेशन जो भी फंडामेंटल राइट्स का स्टेट ने किया हो, किसी ने भी किया हो, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ने किया हो, जुडिशरी सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि भारत में न्याय, जिस पर जो संविधान में लिखा गया है, उस संविधान की इम्प्लीमेंटेशन सीधा हो। अगर कोई वायलेट करने की कोशिश करता है तो उसको दंड दिया चाहिए। न्यायपालिका ये इंश्योर करती है कि भारत में इक्वालिटी के साथ साथ न्याय भी बना रहे, न्याय का शासन बना रहे। फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं।
मौलिक अधिकार में कई ऐसे अधिकार है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने वाले समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध हमें प्रोटेक्शन मिलता है कि कोई हमारा शोषण न कर सके, न राज्य कर सके, न कोई व्यक्ति कर सके। उसके बाद धार्मिक चीज़ों को या फिर हमारे धार्मिक बिलीफ को मानने की और उसको फॉलो करने की भी आज़ादी है। एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर फंडामेंटल राइट्स दी गए हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमें ये राइट मिलता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट तक सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का पीछे बैकग्राउंड क्या क्या है देखिए। भारत में जैसे ही उपनिवेशवाद शुरू हुआ, ब्रिटेन ने जिस प्रकार से निरंकुश शासन भारत में किया, उससे एक बात तो तय थी कि हमारे शासन में फंडामेंटल राइट्स ज़रूर होंगे, ऐसे मौलिक अधिकार होंगे जिससे जनता को ये प्रोटेक्शन मिलेगा कि कोई भी डिक्टेटर अगर कल उभर आया, कोई भी सरकार ये चाहती है कि जनता का शोषण करे तो किस हिसाब से भी शोषण न कर सके, इसको इंश्योर करना। और इसके पीछे धारणा क्या थी कि जिस प्रकार से उत्पीड़न, हरासमेंट हमारा ब्रिटेन के काल में हुआ, वैसे ही भारत के संविधान लगने के बाद, भारत में संविधान आने के बाद न हो। और पीछे धारणा क्या थी, जिस प्रकार से निरंकुश शासन में ब्रिटेन ने हम पर अत्याचार किए, हरेसमेंट हमारा किया, प्रताड़ित हमें किया, उस प्रकार की चीज़ें स्वतंत्र भारत में न हो सके और जनता को ये एश्योरिटी हो कि जिस देश में हम जी रहे हैं वहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार की सुप्रीमेसी, उसकी सर्वोच्चता बहुत ज़्यादा है। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जैसे कि भारत है, भारत में बहुत सारे रिलीजन के, बहुत सारे धर्मों के बहुत लोग हैं। ये सेक्युलरिज्म का, इन धर्मनिरपेक्षतावाद का अगर सीधा स्टेट मीनिंग अगर इस लेक्चर में हम ले तो ऐसी कंडीशन जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा समुदाय के हर व्यक्ति रहते हैं और खुशहाली से रहते हैं, और राज्य ऐसे कोई नियम नहीं बनाता जो पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए हो। हालांकि धर्मनिरपेक्षता का इतना ही सेंट्रलाइज या फिर इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। धर्मनिरपेक्षतावाद बहुत ज़्यादा बड़ी संकल्पना है, लेकिन जिस पर अगला आने वाला लेक्चर उसी पर है, तो उस वक्त वहाँ पे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य इंश्योर करता है कि हर धर्म को एक ही दृष्टि से, एक ही इक्वालिटी से देखा जाए और उनके लिए सब कानून हो गए, रेगुलेशंस, रूल्स उस हिसाब से बनाया जाए कि सब हमारे भारत के नागरिक है। कोई एक देश, कोई एक व्यक्ति इस समाज का होने की वजह से उसको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे सिर्फ इसलिए कि वो पर्टिकुलर कास्ट का, रिलीजन का है। तो राज्य ये इंश्योर करेगा, राज्य ये प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति को एक ही दृष्टि से दिखे जाए, इक्वालिटी भारत में स्थापित हो और रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन भारत में प्रस्थापित होने की कोशिश हो। अब तक मैं आपको समझा पाया हूँ। पूरे लेक्चर को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा संविधान क्या है, जिसमें हमने फुटबॉल के माध्यम से देखा कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होते हैं जो संविधान में होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि भारत में संविधान की प्रक्रिया कैसे बनी। फिर हम गए नेपाल की कहानी में। नेपाल की कहानी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र नेपाल पहले था, फिर लोकतंत्र बना, डेमोक्रेसी बना। वो कैसे बना, क्या क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 2006 में, 2007 में और आखिर तक 2015 तक आते आते नेपाल ने अपना खुद का लोकतंत्र इस्टेब्लिश कर लिया था। उसके बाद हमने देखा कि भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कैसी कैसी समस्याएं थी, हिंदू मुसलमान को लेकर हो, हिंदू हिंदू को लेकर हो, पुरुष स्त्री को, महिला और पुरुष को लेकर हो, अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने की समस्या हो, ऐसी इंटर इक्वलिटी की भी समस्या उनके सामने थी। फिर हमने देखा कि अल्पसंख्यक अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी भारत को करनी थी। फिर हमने चर्चा की कि जो मूल लक्षण है, जिसमें हमने फेडरलिज्म की चर्चा की, फेडरलिज्म जिसमें 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। उसके बाद शक्ति का विकेंद्रीकरण हमने देखा, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी सिस्टम देखी। उससे पहले हमने दूसरे बिंदु पर देखा कि शासन प्रणाली कैसी होती है। तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसके अधीन लोकसभा, राज्यसभा और अन्य क्षेत्र, गवर्नमेंट के अधीन अन्य क्षेत्र जो सरकार के अंदर आते हैं, वो कैसे काम करते हैं। फिर हमने देखा कि मौलिक अधिकार की ज़रूरत क्यों थी। मौलिक अधिकार जो हमारी संविधान की आत्मा है, जिसको हमने आत्मा कहा है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार नहीं होते तो कोई भी सरकार जनता का उत्पीड़न कर सकती थी, हरेसमेंट कर सकती थी। इसलिए मौलिक अधिकार ये प्रोहिबिट करते हैं कि कोई भी सरकार इतनी स्ट्रांग न बन सके कि वो जनता का हरेसमेंट करने लगे। बाद हमने देखा धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता के अंदर राज्य का कोई धर्म नहीं होता और सब धर्म के लोग एक ही भूभाग पर
खुशी से रहता है और राज्य किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, उसको हम कहेंगे सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षतावाद। आज का लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और संविधान के प्रति कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले होंगे। संविधान कैसे काम करता है, संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, नेपाल की क्या कहानी, ऐसे अन्य बिंदुओं से